हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फॉर यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के साथ साथ कौन सी जो रिएक्शन है वो जीरो ऑर्डर होती है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने पीछे से वो लेक्चर अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर वो लेक्चर देख लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक ज़रूर मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे, प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने इस टॉपिक को छोड़ दिया था इंटीग्रेटेड रेट लॉ को, क्योंकि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो गई थी तो मैंने ये सोचा कि भी को यहीं पे स्किप करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लंबी क्लास हो जाती है तो फिर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है। तो चलिए आज फिर शुरू करते हैं। हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप वही नोटबुक के अंदर उसी के पास में लिखेंगे कि काइनेटिक्स फॉर ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ से हेडिंग डाल के लिखेंगे काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसे ध्यान से समझना है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, या मैं ये कह सकता हूँ सिंपली कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस हैं उनका हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ना है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मानो आपके पास एक रिएक्टेंट है ए। अब आप मान लीजिए कि ए जो है वो रिएक्टेंट है और बना लेता है प्रोडक्ट। समझ गए? अब अगर ऐसा है तो जब ये रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट बना लेता है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कि यहाँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रेट डिपेंड नहीं करती है। रेट जो है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो बेटा ऐसे कैसे सोल्व करेंगे? तो मान लीजिए आप एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो। टाइम t इक्वल्स टू जीरो का मतलब कि ये रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई। टाइम जीरो का मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई। रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन या तो आप a मान लो, या मैं कहूँ इसकी कॉन्सेंट्रेशन को आप ए नोट मान लो। जैसे अगर आप बुक कोई भी प्रीफर करोगे, आप बुक के हिसाब से चलते हो तो वहाँ आपको ए जो कॉन्सेंट्रेशन है स्मॉल ए वो मिलती है, और मैं ये कहता हूँ कि मैं इस कॉन्सेंट्रेशन को ए नोट लेता हूँ। ठीक है? अगर टाइम टी बराबर जीरो है तो इसके जीरो मोल्स बनेंगे, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो मोल्स कहाँ बनेंगे? जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहाँ बनेगा? नहीं बनेगा। अब बात करते हैं कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम टी। ये टाइम आपको दिया हुआ मिलेगा रिएक्शन के अंदर। कुछ देर के बाद इसमें से एक्स मोल्स टूट जाते हैं, ए माइनस एक्स, और अगर इसके एक्स टूटे हैं तो प्रोडक्ट के कितने बनेंगे? एक्स मोल्स बनेंगे। अब दूसरा मैं इसे क्या मानता हूं? मेरे अकॉर्डिंग मैं इसे 80 मानता हूं। सिर्फ कुछ नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन आप कुछ भी मान सकते हो। समझ रहे हो? मतलब अगर बुक के अकॉर्डिंग चलते हो आप तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो a माइनस एक्स मिलती है। आप मैंने देखा है बहुत सारी बुक के अंदर, तो आप भी चाहो तो a माइनस एक्स रख सकते हो या a रख सकते हो, दोनों आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हो। हमें सिर्फ एक वे फॉलो करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। हमें तो सिर्फ आंसर चाहिए। कैसे चाहिए? एक लीगल वे के अंदर चाहिए। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, मैं आपको पहले बता दूं। तो इस तरह से हमारे पास ये हो गया। अब डेटा क्या आया हमारे पास कि टाइम t इक्वल्स टू जीरो। टाइम t बराबर जीरो पे जो a की कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, वो a नोट के बराबर है। ठीक है? उसके बाद जो टाइम आफ्टर सम टाइम t के ऊपर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो a माइनस एक्स। a माइनस एक्स मतलब इसमें से कुछ एक्स मोल टूट के प्रोडक्ट बन जाता है। अभी जब रिएक्शन शुरू होगी तो प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। उसके बाद इसकी कॉन्सेंट्रेशन को मैं बार बार लिख रहा हूं कि ये 80 है। क्या है? ये 80 मान लेता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। कि यहाँ ये a माइनस एक्स क्या है? ये a माइनस एक्स है
कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर टाइम टी, कुछ देर के बाद जो कॉन्सेंट्रेशन या जितना अमाउंट बचा है किसका, ए का, वो है ए माइनस एक्स या फिर ए टी। तो आप लिख सकते हो यहाँ अच्छे अच्छे अक्षरों में कि अमाउंट ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम टी। ये जो अमाउंट है, जो बचेगा, जो सामान आपने लिया है वो बचेगा, उसे क्या कहते हैं कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बाकी रह जाती है कुछ टाइम के बाद में। अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, अगर रिएक्शन कंप्लीट होती तो रिएक्टेंट जीरो हो जाता और प्रोडक्ट कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन ए के अंदर चेंज हो जाता, ऐसा हम लिख सकते थे। लेकिन अभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन में बचा हुआ है, अभी इसमें दम है थोड़ा सा, अभी ये बचा है, अभी ये जिंदा है। अगर जिंदा है तो हम अभी इसके बारे में पढ़ लेंगे, अगर ये मर ही जाएगा, अगर ये खत्म हो जाएगा तो फिर हम इसके बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ अपना लेक्चर। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, क्या मानते हो, क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन माइनस ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी। क्या मैं सही हूं? ठीक है ना? यहाँ हाँ, लेकिन टाइम टी के ऊपर इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लिखेंगे, क्योंकि हम रेट लिख रहे हैं टाइम टी। तो ए टी हो गया, कंप्लीट है। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू रेट ला, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू, रेट ला के अकॉर्डिंग के, सही है, इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 रेज टू पावर 0। मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और अब अगर किसी की पावर 0 तो बेस कितना, 1 के बराबर, तो यहां कितना आएगा, के आएगा। तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आती है, किसके बराबर आती है, 1 के बराबर आती है। तो मैंने के बराबर, सॉरी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। ठीक है, फिर से समझा देता हूं एक बार आपको, अगर नहीं भी ध्यान रहा तो। अकॉर्डिंग टू रेट ला आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आप ऑर्डर लिखते हो, मैंने लिखवा रखा है एन का मतलब ऑर्डर होता है। और ये आपको पहले ही पता है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो मैंने सिर्फ ऑर्डर लिखा, इसकी वजह से ये 1 हो गया, तो मैंने इसे के लिख दिया इक्वल्स टू ये। अब अगर आप ये करते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, यहां लिखता हूं मैं ऑन कंपेयरिंग, आप कंपेयर करते हो, किसे कंपेयर करोगे? देखो, आपके पास एक जगह है माइनस ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 डिवाइडेड बाई डी टी, ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन इक्वल्स टू के। ये आपके पास कंपैरिजन करने के बाद आया। अब क्या कर सकते हो आप इसके साथ, और आप ये लिख सकते हो जरूर कि माइनस ऑफ, या सीधा मैं लिखूं डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चलो ऊपर लिखता हूं मैं, इसको आप क्या लिखते हो, देखो चेंज करके, चेंज नहीं करना, इस डी को यहां ले आओ नेगेटिव साइन के साथ। यहां से लिखना है आपको कि माइनस ऑफ डी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80, ये नेगेटिव साइन भी इधर ले जाता हूं, इक्वल्स टू, किसके बराबर आया ये आया माइनस ऑफ के डी टी। ये आपके पास आ गया, कंपेयर करने के बाद ये रिजल्ट आया। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको, नहीं भी दिख रहा तो मैं एक बार बोल देता हूं, डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, एक सेकेंड, शायद लाइटिंग ज़्यादा है, मैं एक लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। हाँ, शायद अब दिख रहा होगा, हाँ अब ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से माइनस ऑफ डी, सॉरी डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 इक्वल्स टू माइनस ऑफ के डी टी, आप यहां से ये लिख देंगे। अब आगे क्या करना है, आगे आपको करना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब आगे का ये स्टेप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। आप इंटीग्रेट करते हो, कैसे इंटीग्रेट करते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के कांस्टेंट है और फिर ये dt। ये आपके पास इंटीग्रेशन इक्वेशन है, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन है, ठीक है। नेगेटिव साइन के साथ आपने इंटीग्रेट किया। अब आगे का जो रिजल्ट, जब भी डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करते हैं, मैंने ये सुना है ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट का मतलब कि जब भी डिफरेंशिएशन का या डिफरेंशिएट की हुई टर्म का इंटीग्रेशन करते हो तो वहां से डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो अगर कैंसिल हो जाता है तो आपके पास बचेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी इक्वल्स टू माइनस के ऑफ टी प्लस आई। ये आपके पास बच जाता है। ये जो आई है, यहां मैंने जो नई टर्म लिखी है आई, ये क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। आप लिखते हो इसे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसे क्या लिखते हो, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। समझे कि यहां डी कैंसिल आउट हो गया, एटी बचा, यहां इतना माइनस ऑफ के और टी, क्योंकि ये dt था तो इसका भी इंटीग्रेशन हो गया, बच गया आपके पास क्या आया, आपके पास एटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस आई। इतना आप समझ गए। अब समझ गए तो अब थोड़ा सा और समझिए, क्या कि एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, एट टाइम t इक्वल्स टू जीरो, जब टाइम t था तो a की कॉन्सेंट्रेशन a नोट थी। टाइम t इक्वल्स टू जीरो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट इक्वल्स टू, मैं a नोट के बराबर लिख सकता हूं, ये तो कर ही सकता हूं मैं, ठीक है। इतना अगर मैंने लिखा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी किसके बराबर हो जाएगी, ए नोट के बराबर, कब, जब टाइम t इक्वल्स टू किसके बराबर था, जीरो के बराबर। तो रखिए ना वैल्यू, अगर ये वैल्यू यहां रखोगे तो ध्यान से देखो कि अगर ये वैल्यू आप रखोगे तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी की जगह मैं ए नोट लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स टू, यहां देखो माइनस ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस आई। एनी प्रॉब्लम, क्योंकि t इक्वल्स टू जीरो है। अगर t इक्वल्स टू जीरो है तो ये जो टर्म है ये सारी जीरो के बराबर, तो i इक्वल्स टू आपके पास आ गया a नोट। एनी प्रॉब्लम, आ गया ना, i इक्वल्स टू किसके बराबर, a नोट के बराबर। अब अगर ये a नोट के बराबर आया है तो ये जो वैल्यू है इसको ऊपर की इक्वेशन के अंदर लिख दीजिए, ठीक है। जो इक्वेशन आपके पास यहां आई है, आई की वैल्यू यहां लिख दीजिए, ठीक है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देता हूं ताकि आपको सहूलियत रहे समझने में, ठीक है। अब यहां मैं लिखता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, समझ लें एक बार। ए नोट है, मतलब यहां आपको ए नोट लिखना है, एटी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस ए नोट, ऐसा ही तो करना है, ऐसा ही करना है। तो देखिए अब आगे क्या करता हूं मैं, एक बार आप इसे कॉपी कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा ही स्पेस चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार जल्दी से कॉपी कर लीजिए, जो भी करना है आपको, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, जो भी, या आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हेल्प ले सकते हो। एक स्क्रीन रिकॉर्डर करके कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कीजिए और जब भी कोई लेक्चर आता है स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कीजिए, या फिर वो ज़्यादा हो जाएगा। बिल्कुल 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 आपको नहीं करना है, आप सिर्फ इसी से देख लीजिएगा। हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ की बात करते हैं, मैं यहाँ से मिटा देता हूँ इसको, यहाँ से ये लो, इधर से हम इसे मिटा देते हैं, ये मिटा दिया हमने, ठीक है।
अब आगे का डिस्कस करते हैं। देखो हमें क्या करना है, आई की वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में रखनी है। आई की वैल्यू ऊपर की इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT प्लस A नोट, या मैं इसे यहां से लिखूं कि AT इक्वल्स टू A नोट माइनस KT। कोई प्रॉब्लम होगी क्योंकि नेगेटिव साइन KT का है तो मैं नेगेटिव ही रख रहा हूं। तो इस तरह से आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। तो यही क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां आपको थोड़ी सी छेड़छाड़ जो है और मिल सकती है। क्या, ये ना, ये आप इसको इधर ले आओ, ठीक है, इसको इधर लेके आओगे, ये नेगेटिव का माइनस ऑफ ये मिलेगा। देखो आगे क्या करना है आपको, बुक वगैरह के अंदर जो मिलता है वो देखिए। ये जो A नोट है वो इधर आया तो AT माइनस ऑफ A नोट इक्वल्स टू माइनस ऑफ KT मिला आपको, माइनस ऑफ KT। नेगेटिव साइन को इधर भेजोगे तो ये बच जाएगा A नोट पॉजिटिव का होगा और AT नेगेटिव का हो जाएगा इक्वल्स टू KT, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट अगर आपको यहां से फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे, A नोट माइनस ऑफ AT डिवाइडेड बाय T। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। नोट करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा सा फेरबदल आप कर सकते हो आराम से, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो मैंने कर दिया है, ठीक है। तो एक बार इसे कॉपी कर लेंगे, फिर एक ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जल्दी से कॉपी करें, कंप्लीट हो गया है हमारा ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है आपको जल्दी से लीजिएगा। तो अब आगे मैं ये सारा ही मिटा देता हूँ। अब इसके बारे में हम एक ग्राफ ट्राई करते हैं, और ग्राफ तो हम बहुत सारे बनाएंगे। ग्राफ यहाँ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। इसके ऊपर आपको भी बनाना है, ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ हम बनाएंगे कुछ इस तरह से, जैसा कि आपको पता ही है कि अपना डायग्राम में थोड़ा सा हाथ तंग है। हाथ तंग क्या, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा तंग है। तो कोशिश करना आप ठीक से बनाने की। ये टाइम T है इधर, ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन प्रोसीड करती है, और ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT है, मतलब टाइम T के ऊपर इसकी कॉन्सेंट्रेशन, किसकी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। क्या आप लोगों को ये पता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज करती जाएगी। समझ गए मैंने क्या कहा? यहां से शुरू हुए, जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटती जाती है। यहाँ का जो स्लोप होगा, यहाँ का जो स्लोप होगा वो माइनस ऑफ K होगा, इस तरह से, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है, पहले ही हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाली है। तो ये जो स्लोप है ये माइनस ऑफ K है। ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो चीज है यहां से, ये है A नोट। ये क्या है? A नोट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। समझ गए ना? इतने में प्रोडक्ट बन गया, तो प्रोडक्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की आई है, ठीक है। तो इस ग्राफ को कॉपी कीजिए, फिर अपना अगला स्टेप हम फॉलो करते हैं, पढ़ते हैं। जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके कॉपी करने की कोशिश किया करो, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट, ठीक है।
आपके फ़ोन में अगर आपको नहीं पता है कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ एक जगह, उस जगह से आप स्क्रीनशॉट आसानी से ले पाओगे। क्या करोगे आप, आपके फ़ोन के अंदर गूगल बाबा है, गूगल बाबा के पास जाओगे और पूछोगे हे बाबा हमें हमारे फ़ोन के अंदर स्क्रीनशॉट लेना है, तो हम स्क्रीनशॉट कैसे लें, तो कृपया बताने में हमारी मदद कीजिएगा। तो गूगल बाबा आज के ज़माने के ऐसे बाबा हैं कि शायद ही किसी को निराश करते हैं, शायद ही, रेयर चांसेस हैं कि गूगल बाबा आपको निराश करे, बाकी ऐसा होता नहीं है। आपको वो ज़रूर कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ उपाय आपके स्क्रीनशॉट के लिए देंगे, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका वीडियो लेक्चर कंप्लीट चल रहा है, चलने दीजिए, बाद में आप आराम से बैठकर उसे लिख सकते हैं, तसल्ली से चाय पीते पीते, जो भी आप खाते हो खाते खाते इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम आगे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, तब तक कॉपी कर लिया होगा। तो चलिए कॉपी करते हैं हम, अब आगे लिखते हैं। कॉपी करने का नाम आ रहा है, मैं भी कहाँ, अब लिखेंगे हम हाफ लाइफ, इसी के लिए हाफ लाइफ, ठीक है। हाफ लाइफ को आप प्यार से टी हाफ लिखते हैं या फिर टी 50% लिखते हैं, टी हाफ या टी 50%। क्या है हाफ लाइफ? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप समझ गए होंगे कि हाफ लाइफ मतलब कि जितने रिएक्शन कंप्लीट जितनी देर में हुई है उसके 50% टाइम के अंदर वो रिएक्शन कितनी कंप्लीट होती। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं कि अगर कोई रिएक्शन 10 मिनट में पूरा हुई है, मतलब 10 मिनट में रिएक्टेंट कंप्लीट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया है, तो 50 मिनट के अंदर, सॉरी 5 मिनट के अंदर वो जो रिएक्टेंट है वो कितनी कंसंट्रेशन उसकी चेंज हुई है, इसे ही हाफ लाइफ पीरियड या टी हाफ और टी 50% कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द टाइम टेकन, यहां लिखेंगे द टाइम टेकन, the time taken for the time taken for the concentration of reactant, concentration of the reactant to reach half from its initial value, किसी भी रिएक्टेंट की, मैंने अभी बताया हाफ हो जाना, कि हाफ कब तक पहुंचेगी, कितने टाइम के अंदर पहुंचेगी, उसे ही क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड। और दूसरी डेफिनेशन और लिख लो, आप क्यों निराश होते हो, आपके लिए गूगल बाबा का थोड़ा काम हम भी कर देते हैं। हम गूगल बाबा तो नहीं है लेकिन थोड़ा काम तो कर ही सकते हैं। द टाइम टेकन फॉर, द टाइम टेकन फॉर, टाइम टेकन फॉर 50% of the reaction, 50% of the reaction to complete। पचास % रिएक्शन कंप्लीट जब होगी उसे ही क्या कहा जाता है, टी हाफ कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो देखो अभी हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी शैतानी की थी कि ए से हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, ये तो बनाया ही, प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ मैंने लिखा एट टाइम टी इक्वल्स टू 0, मैंने इसे ए नोट के बराबर माना था। शायद ध्यान हो आपको, होगा ही ध्यान, अभी ताज़ा ताज़ा बात है। ए नोट, अगर मैं ये कहूँ कि एट टी हाफ, समझ रहे हो,
एट टी इक्वल्स टू टी हाफ या फिर 50% लिख सकता हूं ना मैं, टी हाफ या फिर 50%। अच्छा आप बताइए कि 50% मतलब आधे टाइम के अंदर जब ये रिएक्शन T इक्वल्स टू टी के अंदर कंप्लीट जब हो रही थी तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 80 के बराबर आ गई थी जब रिएक्शन कंप्लीट हुई थी। अब ये रिएक्शन कब, अभी 50% टाइम के अंदर ये जो है इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या मैं इसे A0/2 नहीं लिख सकता भाई? इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी हाफ ही टूट जाएगी जब हाफ लाइफ पीरियड है। मतलब कि 50% रिएक्शन कंज्यूम हो चुका, प्रोडक्ट हमें लिखना ही नहीं है अभी कुछ भी। तो यहां से आप क्या कैलकुलेट करेंगे? टी हाफ कैलकुलेट करना चाहते हैं इस रिएक्शन के लिए, या हमें यहां से क्या क्या चीजें आती हैं? तो देखो टी हाफ मतलब मैं ये कहूं एट टाइम टी हाफ जब ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये A0/2 के बराबर है। तो चलिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, आपको यहां से कुछ नहीं लिखना, मैं ये लिख देता हूं ये, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने ये पढ़ा है AT इक्वल्स टू, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया A0 माइनस ऑफ KT। अब ये भी ताज़ा ताज़ा ही पढ़ा है। अगर ऐसा पढ़ा है तो एट टाइम टी हाफ, टाइम इक्वल्स टू टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन AT इक्वल्स टू, और AT इक्वल्स टू किसके बराबर? A0/2 के बराबर। कॉन्सेंट्रेशन ये हाफ हो जाए कंप्लीट जो हुई है, ये कॉन्सेंट्रेशन है टाइम t इक्वल्स टू 0 के बराबर। ये कॉन्सेंट्रेशन, इसे आप AT लिखोगे भाई, कंप्लीट कॉन्सेंट्रेशन का हाफ टूट जाता है, ठीक है। तो देखो यहां हुआ AT इक्वल्स टू, ये आ गया। अब आप क्या लिखते हो? देखो आगे आपको क्या करना है, AT इक्वल्स टू, अभी तो आपने पढ़ ही लिया, AT इक्वल्स टू होगा AT/2 इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा ये? एक मिनट गलती कर रहे हैं हम। AT इक्वल्स टू हमने A0/2 लिखना है, ठीक है। AT इक्वल्स टू किसके बराबर? A0/2 के, मैंने AT/2 लिखा, ठीक है। A0/2 हुआ इक्वल्स टू किसके बराबर है? ये तो AT है, ये किसके बराबर है? सॉरी बार बार गलतियां होती हैं। A0 लिखोगे आप। अगर ऐसा आप लिखते हो तो यहां देखो टाइम t इक्वल्स टू कितना है? टी हाफ माइनस ऑफ, आप क्या लिखते हो? K इंटू टी हाफ, ऐसा ही तो आएगा। अब आप समझिए, ध्यान से समझिए थोड़ा सा, कि मैंने कहा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमारे पास आई AT इक्वल्स टू A0 ऑफ माइनस KT, ये इक्वेशन आई थी। अब मैं ये कहूँ एट ए टाइम T इक्वल्स टू टी हाफ, इसका मतलब ये टी हाफ जो कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की बन चुकी, अब प्रोडक्ट से कितना बनेगा? प्रोडक्ट आधा हो जाएगा, जब आधा होगा तो A0/2 के बराबर। तो A0/2 इक्वल्स टू A0 माइनस ऑफ KT हाफ, इतना आ गया। अब यहां से आप KT निकाल सकते हो। KT हाफ इक्वल्स टू क्या होगा? ध्यान देना थोड़ा सा, KT हाफ मैं लिखता हूं यहां पे, KT हाफ, K मल्टीप्लाइड बाय T हाफ लिख सकते हो आप, अगर ज़्यादा ही दिक्कत होती है आपको, ठीक है। तो यहां से आएगा A0, नेगेटिव साइन के साथ भेज रहा हूं मैं इसे, यहां इसे इस नेगेटिव साइन के साथ भेज रहा हूं, तो A0 माइनस ऑफ A0 डिवाइडेड बाय 2, ऐसा ही है, A0 डिवाइडेड बाय 2। तो ये जब एलसीएम लोगे आप, जब एलसीएम लोगे तो ये किसके बराबर बच जाएगा? A0/2 के। सोल्व करके देख लो, तो इसका मतलब K इंटू टी हाफ इक्वल्स टू A0/2, ठीक है। अगर आप यहां से टी हाफ कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपके पास आएगा A0/2K। कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, समझे? आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है।
थोड़ा सा रीअरेंज किया, टी हाफ आपने कैलकुलेट किया। किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, किसी भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको टी हाफ कैलकुलेट करना है तो आप लिखेंगे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0, कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t इक्वल्स टू 0 डिवाइडेड बाय 2k। k क्या है? रेट कांस्टेंट। a नोट क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो एक बार कॉपी कर लेंगे। हाँ, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था इंटीग्रेटेड रेट ला पढ़ाते समय कि आप कॉन्सेंट्रेशंस को AT और A नोट की जगह A और A माइनस एक्स लेके चल सकते हैं। तो कोशिश करना कि अगर आपसे कंप्लीट हो जाए किसी भी पेज, रफ पेज के ऊपर, आप जहाँ जहाँ मैंने AT लिखा वहाँ A माइनस एक्स लिखे, जहाँ मैंने A नोट लिखा वहाँ A लिखे, कंप्लीट हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो यहाँ से इसे लिखेंगे। अब देखो कुछ पता लग रहा है, ये इंफॉर्मेशन दे रही है रिएक्शन, ये 2k है, ये तो कांस्टेंट है। मैं अगर टी हाफ इक्वल्स टू देखूँ तो A नोट के बराबर है। तो अब मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ये पता लग रही है कि ये जो टी हाफ है, जो हाफ लाइफ पीरियड है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहां से लिख देता हूं मैं हाफ life for a zero order reaction is directly proportional to initial concentration, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली, इसका मतलब टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इस तरह से ग्राफ बनाओगे, बना सकते हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ के अंदर ग्राफ बना सकते हो। एक बार इसे कॉपी कर लो, एक बार कॉपी कर लो जल्दी से, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो भी करना है आपको। तो कॉपी कर लिया होगा, मैं सिर्फ यहां से मिटा रहा हूं, अगर नहीं भी किया है तो मैं सिर्फ इसे इतना मिटा रहा हूं, आप आराम से इसे लिख लेना। ठीक है ना, ये तो लिख लेना। चलिए देखो, ग्राफ बनाना है हमें। क्या बनाना है? ग्राफ फॉर टी हाफ, ग्राफ फॉर टी हाफ। ये ग्राफ बनाना है, कैसे बनाओगे? सीधी सी बात है, अगर ग्राफ बनाना है आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ के अंदर, यहां मैं लेता हूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नोट को, यहां मैं लेता हूं टी हाफ को, दोनों साइड से आप कैसे भी ले सकते हो, मर्जी आपकी। मैंने कहा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ यहां से शुरू होगा, ये ग्राफ है आपका। ठीक है ना, तो ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है कि जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। ग्राफ कॉपी करें तब तक ये तो आपने कॉपी कर लिया ही होगा। आपने टी 50% मतलब टी हाफ पढ़ लिया। अब टी हाफ के बाद अब आपको जो पढ़ना है वो है कंप्लीशन टाइम। आगे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे कंप्लीशन टाइम। क्या? कंप्लीशन टाइम।
क्या है कंप्लीशन टाइम, मतलब टाइम वो जहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होती हो, वो टाइम जहाँ, मतलब देखो कोई रिएक्शन है ए हमारे पास, तो यही है, ये बनाती है प्रोडक्ट। तो बेटा ये ए जो है हमारे पास, ये एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसको हमने बोरे भर भर के रखा है, जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसे ही लेके आएंगे बीच में, क्योंकि हमारे पास है ही ये। अगर यही है तो चलिए इसके साथ फिर से हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 आप लोग जानते हैं ये किसके बराबर, ए नोट के बराबर, इसका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। एट टाइम t इक्वल्स टू 100%, एट टाइम t इक्वल्स टू 100%, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की, ये 0 के बराबर आ जाती है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किसके बराबर आ जाती है, 0 के बराबर। आप 80 नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि टाइम t 100% मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। रिएक्शन जो है, जैसा पहले आप 80 लिखते थे, जैसे पहले आप 80 लिखते थे, वो अब 0 हो गई। क्यों, क्योंकि हमें ये कह दिया गया t इक्वल्स टू 100%। 100% मीन्स रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो अब आप क्या लिखते हो इसके बारे में वो देखिएगा। आपने लिखा 80 इक्वल्स टू, आपने लिखा 80 इक्वल्स टू ए नोट माइनस के टी, ऐसा ही लिखा। एट टाइम t इक्वल्स टू 100%, एट टाइम t इक्वल्स टू 100%, 100% टाइम के ऊपर, 100% टाइम के ऊपर 80 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। एट ए टाइम t इक्वल्स टू, यही था ना कॉन्सेंट्रेशन, 80 इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, 0। तो 0 इक्वल्स टू ए नोट, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, माइनस ऑफ के टी, टी कितना, 100%। अब अगर यहां से आपको t 100% कैलकुलेट करना है, t 100% कैलकुलेट करने के लिए पहले आप क्या करोगे, के टी 100% नेगेटिव साइन के साथ है भैया, इक्वल्स टू ए नोट, ये भी नेगेटिव साइन के साथ ही आएगा, इधर आएगा तो इधर आएगा तो नेगेटिव, नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन को आप कैंसिल आउट कर सकते हो आराम से। अब देखिए t 100% इक्वल्स टू किसके बराबर, ए नोट डिवाइडेड बाय के। समझ गए होंगे आप, ठीक है ना। देखो मैं एक बार फिर रिमेंबर करवा देता हूं आपको। और t 50% जो आया था वो आया था ए नोट डिवाइडेड बाय 2k के। दोनों ही केसेस के अंदर जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो टाइम है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां आपको कुछ दिख रहा होगा, एक शॉर्ट ट्रिक जरूर दे देता हूं मैं आपको, ये काम आएगी आपको। देखो यहां आपको थोड़ा सा दिख रहा है, क्या दिख रहा है थोड़ा सा, कि ये ए नोट बाई 2 और ये इसका आधा है। तो आप यहां लिख सकते हो t 100% इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t 50%, और ये आपको काम आएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ इससे सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन मैं आपको दूंगा आज, तो t 100% इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t 50%। ये तो वैसे भी हो रहा है, कोई भी रिएक्शन का आधा टाइम जो है उसके पूरे टाइम के से दुगना होता है। मतलब आप t 50% को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100% तो आना ही आना है। तो ये दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आप कहाँ आप छोटे छोटे चक्कर में फंस जाते हैं। लिख लीजिए आप इसे, कीजिए कॉपी, फिर आगे आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, फिर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करने हैं। कीजिए कॉपी, कर लिया होगा आपने, नहीं भी किया है तो जल्दी से कीजिए। ये जो कॉपी वाला काम है थोड़ा सा फटाफट कीजिएगा। चलिए अब इसे मिटा दें। क्वेश्चंस लिखने हैं आपको, वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आप कैसे सोल्व करते हो वो आपके ऊपर। नहीं आते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आंसर आपको हमेशा शेयर करता हूँ। फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको एक टेबल दी गई है। टेबल बना देता हूँ मैं एक बार।
साथ साथ लिख सकते हो आप। ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल के अंदर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर मतलब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ टाइम दिया हुआ है, ये टाइम जो है वो मिनट्स के अंदर है, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये टाइम मिनट्स के अंदर है। और आपको कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट 0.6 मोलर, सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन 0.4 मोलर, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन घटती जा रही है, ये 0.2 मोलर और यहाँ से ये 0 मोलर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 0 हो गई, ठीक है। आप टाइम देखो, टाइम t इक्वल्स टू 0 इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.6 मोलर थी, टाइम t इक्वल्स टू 5 मिनट्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.5 थी, 0.4, टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट्स इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.2 मोलर हो जाती है, टाइम t इक्वल्स टू 15 इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हो जाती है 0, मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट t 50% और हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, आपको हाफ लाइफ निकालना है, ठीक है। तो पहला काम तो ये करना है आपको। एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, कॉपी कर लीजिएगा साथ साथ। जो कोई ए है, कोई क्वेश्चन नंबर सेकंड में ए जो है वो 2b बनाता है, और ये पहले ही कहा गया है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, उससे पहले आप जो सोल्व करेंगे उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ये है, आफ्टर द स्टार्ट एट द एंड, आफ्टर द स्टार्ट, जब ये रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्ट एट द एंड ऑफ, एट द एंड ऑफ 1 hour, द एंड ऑफ एन आवर, एन का मतलब 1 ही होगा, एन आवर 75% ऑफ ए इज, 75% ऑफ ए इज reacted, then calculate the concentration of B, the concentration of B after 1.2 hours, after 1.2 hours, 1.2 आवर्स के बाद आपको कंसंट्रेशन निकालनी है बी की। कैसे निकालते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है आपको कि ए डिकम्पोज होता है, या जो भी इसका डिकम्पोजिशन होता है, फोटोकेमिकल जो भी रिएक्शन है, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इससे 2b प्रोडक्ट बनता है। कुछ देर के बाद, आफ्टर द स्टार्ट एट द एंड ऑफ एन आवर, शुरू होने के 1 घंटे बाद 75% ए जो है वो रिएक्ट कर चुका होता है। अब आपको क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है बी की, मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है 1.2 आवर्स के बाद। ठीक है, तो आपको यहां कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो आपको इंटीग्रेटेड रेट लॉ की जरूरत पड़ेगी। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप यहाँ अप्लाई करेंगे और यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे पहले यही क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा। लेकिन अगर आप मुझे पर्सनली बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, आपको मैं करवाऊंगा। और अगर नहीं बताया, आपने आंसर ही पेस्ट कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, तो आंसर आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।
आगे हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, दोनों क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में भी। जैसे हमने जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बारे में पढ़ा, ऐसा ही हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बने रहिए और जितना भी हो सकता है पढ़िए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप पढ़िए। अब हमने पहले जो ड्यूरेशन थी लेक्चर्स की वो 50 मिनट 60 मिनट्स के ज़्यादा होती थी, अब कम भी कर दिया गया है ताकि आप आराम से लिखें भी, उसे पढ़ें भी, नोटबुक के अंदर नोट भी करें। ठीक है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, लिंक वीडियोस जो हैं वो शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशंस या ऐसे जो आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं जो पढ़ते हैं आपके साथ, उनके साथ में भी शेयर हो सके, वो भी पढ़ सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड बाय बाय।